नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। आज की क्लास में आज आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाग 15, जिसमें आप देखते हैं निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। इसी के तहत आप निर्वाचन आयोग जो आप देखते हैं ना निर्वाचन आयोग है जो पूरे चुनाव कंडक्ट कराता है देश में। यस, तो उसी निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। ये रेंज जो लिखता है, इस रेंज से आपको क्या, मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा भाग, उसका नाम, भाग मान भाग की संख्या, उसका नाम और उसके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कल के डेट में कभी भी निर्वाचन से जुड़ा कोई भी अनुच्छेद पूछ लिया आपसे एग्जाम में, तो अगर आपको ये रेंज पता है तो इस रेंज से बाहर के अगर कोई भी ऑप्शन है तो आप उसको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए आपको याद होना चाहिए। उसको याद कराने के लिए मैं बार बार आपको बहुत बार प्रैक्टिस कर करके बताया हूँ, कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि किस कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना है। इसके अलावा आज ही बैठ के मैं सारी क्लासेस का एनालिसिस कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि पहले तो धन्यवाद दे देता हूँ आरुषि जी का। आरुषि जी जो है वो कंटिन्यू क्लासेस देख रही हैं, इसलिए उनका धन्यवाद है ना। और आरुषि जी के क्लास उनको धन्यवाद देने के पश्चात, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस देख रही हैं। और बाकी से भी ये कहना है कि और जो लोग भाई लोग, आपको मैं एक बात बोला था मैंने, सवाल जो है वो आपसे है ना, कि आप लोग बताएंगे कि अब अगला सब्जेक्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा मैथ्स का वीडियो क्लास खत्म हो चुका है, तो अब अगला क्लास आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछा था मैं, तो उसको जल्दी से बता दीजिए। मगर मैंने वो ये बोला था कि वैसा सब्जेक्ट आपको बताना है जो सब्जेक्ट आपको यूट्यूब में कोई ना पढ़ा रहा हो और उससे हर साल फिक्स है कि 4-5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वैसा कोई भी सब्जेक्ट बताइए ताकि मैं उसको पढ़ाऊँ और वो एक्स्ट्रा नंबर आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करे। ये तो कि मेरी बात जो मेरे को करना है मैं ईमानदारी से कर भी दूंगा। अब आते हैं आपके पक्ष की ओर कि आपको क्या करना है। तो आपको ये करना है भाई, क्लास को शेयर करना होता है जो कि आप कभी करते नहीं, क्लास को लाइक करना होता है जो आप करते नहीं, क्लास को कमेंट करना होता है ताकि उस कमेंट से हम बच्चों का माइंडसेट समझ सके, क्लास में वो कैसा उनका समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये तीनों ही चीज में ना पैसा लगता है ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर भी आप लोग क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, है ना। तो आप लोग ये समझ जाइए कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो भैया जैसे सारी क्लासेस हम प्ले करते हैं फिर बंद कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दुख हमको ही होता है। मैं छत्तीसगढ़ का लाइव सेशन वाला क्लास लेके आया था। शुरू में 1000 बच्चे देखते थे, बाद में 200-300 होते होते कम होने लग गए, जिसके चक्कर में वो इतने हाई क्वालिटी का क्लास जो आपके जीवन भर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता, वो क्लास आप लोगों की गलतियों की वजह से बंद हो गया। और उस क्लास के बंद होने का सबसे ज्यादा दुख मुझे है। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। गिने चुने 3-4 बच्चे थे, वो मैसेज करके पूछे कि छत्तीसगढ़ का क्लास क्यों चालू नहीं हो रहा है, बाकी किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। फ्री में आपको मैं यूपीएससी टाइप के लेवल का हाई क्लास का कंटेंट एकदम बच्चे के लैंग्वेज में समझा के दे रहा था, तो आपको वो नहीं चाहिए, वही रटंत विद्या चाहिए, तो आप वैसा बता दीजिए। देखिए हम टीचर हैं, हमको सब टाइप पढ़ाने आता है। आप बोलेंगे सर पूरा मैथ्स 1 साल तक पढ़ाइए, हम पूरा मैथ्स 1 साल तक पढ़ाएंगे, पूरा खोल के चीज आपके दिमाग में डाल देंगे। हम सब पूरा मैथ्स 1 महीने में खत्म कर दीजिए, 1 महीने में खत्म कर देंगे। आप बोलेंगे 1 सप्ताह में, आप बोलेंगे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में भी मैथ्स खत्म कर सकते हैं। मैटर है कि डिमांड कैसा बच्चों को, तो डिमांड आप बताइए अपनी ना भाई। तो छोड़िए बाकी सब बात हटा करके, अब नवंबर का समय आ गया है, पीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप सब अपना कमर कस लीजिए और कमर कस करके सीधा एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए और देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आप खुद से कर सकते हैं, कौन कौन से यूट्यूब में अवेलेबल है। और जो ऐसा सब्जेक्ट जिससे हर साल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और यूट्यूब में भी उसको कोई नहीं पढ़ा रहा है और आप उसमें भी कमजोर हैं, तो उस सब्जेक्ट का नाम बताइए, तो उस सब्जेक्ट पर मैं क्लासेस लूंगा। इसलिए जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक। और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, वरना ये क्लासेस भी बंद हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। और वही रटंत विद्यालय अगर आप चाहेंगे, संविधान की रटंत विद्यालय सिर्फ रटाइए, हमको सिर्फ भाग नाम अनुच्छेद का सिर्फ टाइटल जिससे क्वेश्चन बनते नहीं। अब क्वेश्चन अनुच्छेद के अंदर की गहराइयों से बनते हैं, उसके व्यवहारिक ज्ञान से बनते हैं, सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं। तो सैद्धांतिक पक्ष से अब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, व्यवहारिक पक्ष से आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष पढ़ना चाहते हैं तो उसमें पूरे संविधान में रलिए भैया, कितना 30 दिन का है सैद्धांतिक पक्ष पढ़ाने के लिए, या मे 17 से 18 दिन का है ना। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है। क्वेश्चन व्यवहारिक पक्ष से आ रहा है वो पढ़ाऊं, क्योंकि आप खुद देखेंगे सर हम भाग आज 15 पहुंचे हैं, तो हमारे एक भाग और उसके जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन सबको पूरे गहन तक साथ पढ़ते हुए आए हैं। और इसी तरीके से पढ़ने से अब संविधान का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, उसी पुराने पैटर्न, जिस पैटर्न पे आप पुराना किसी कोचिंग से पढ़े हैं या खुद वैसे पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और फिर एग्जाम में बैठ के अगर आप बोलते हैं अरे सर इसरो का क्वेश्चन आया था, डीआरडीओ का क्वेश्चन आया था, इतना टफ कर दिया पीएससी व्यापकों को, अगर आप उंगली उठाते हैं तो कमी और गलती आपकी है।
वो कोई पीएससी व्यापम जो है आपके इसरो डीआरडीओ का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन। मतलब उस बेसिक तक पहुंचे ही नहीं है, आप ऊपर का टाइटल पढ़ के ही जाते हैं एग्जाम में, तो फिर कैसे होगा? आप बस पढ़े अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, तो आपको एकदम हाँ अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत है, और उसके अंदर का कोई इतिहास नहीं जान रहे हैं आप, जिसको पूछ रहे हैं और आप खत्म। तो अपनी गलतियां सुधारिए, खुद को पहचानना सीखिए ना भाई। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। इफ यू नॉट चेंज योर सेल्फ देन योर रिजल्ट नॉट बी चेंज्ड, है ना। तो पहले खुद को बदलेंगे, तो जैसा आप अपने आप को बदलेंगे उस हिसाब से आपका एक्शन बदलेगा, जैसा एक्शन बदलेगा वैसा रिजल्ट आएगा और वैसा रिएक्शन आएगा। तो अगर आपको रिजल्ट अपना बदलना है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, कल सिलेक्शन लेना है, तो आपके एक्शन में कमी है मेरे दोस्त। तो चेंज योर एक्शन देन यू गेट अ परफेक्ट रिएक्शन। ठीक, आइए इसी कोटेशन के साथ आज हम क्लास शुरुआत करते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 आता है, क्लास की शुरुआत हो चुकी है। इस संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उसके अनुच्छेद, ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, पूरे 22 भाग, उसके नाम, उसके अनुच्छेद। मैं हर क्लास के अंत में लगभग आपको पढ़ाया हूँ, बहुत बार रटवाया हूँ, और अगर आज भी टाइम मिलेगा तो लास्ट में पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर किसी और क्लास जो छोटा होता है उसमें लास्ट में इसको बता देता हूँ मैं, और उसको लगभग 40-50 बार बता चुका हूँ मैं, तो जरूरत भी नहीं है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको तो याद हो गया है, और जो बच्चे बीच में आ रहे हैं मेला में घूमने टाइप की, तो उनके लिए छोड़ दीजिए, उनका दूध भात है ना। आइए तो पूरे 22 भाग, उनका नाम, उसका अनुच्छेद है दोस्तों। इसको इसीलिए हर दिन स्लाइड ऐड किया जाता है कि आपको हर दिन इनको रिवीजन करना है। जब भी आप ये वीडियो देखें हर दिन रिवीजन कीजिए एक बार। क्लियर? आइए आगे हम लोग भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। किसकी? निर्वाचन आयोग की। 25 जनवरी 1950, हमारा 26 जनवरी जो होता है गणतंत्र दिवस, उससे एक दिन पहले। तथा वर्ष 2012 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को यादगार बनाने के लिए 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और कब से? 2012 के बाद से, 2012 के बाद से प्रत्येक साल, 2012 से, 2012 के बाद नहीं, 2012 से ही। तो देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 324। भारत के एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अर्थात कोई पूछ ले कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 324 अनुच्छेद है, जिसमें दिया गया है भारत का निर्वाचन आयोग। अब इतने सारे अनुच्छेद बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं किस अनुच्छेद में कौन सा है। तब आपको याद करवाता हूँ, थोड़ा याद करने की टेक्निक आपको बता दूं। कभी अपना उसके क्वेश्चन में उसका आंसर छुपा दीजिए। जैसे एक हिंट बता रहा हूँ, माइंडसेट वैसा होना चाहिए। जनरली मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ, आप भी इस टेक्निक का यूज कीजिए। 324 क्या बोला? 303, मैं ऐसे ही करता हूँ, 300 लिखता नहीं हूँ, 24। ठीक है, 300 का तो दिक्कत है नहीं, 300 तो बहुत सारा रेंज है। मेरे मुद्दे 24 का ही खेल है कि 24 कभी 23, 22, 21 ऐसे बदल देता है। तो च से 24 और च से निर्वाचन, तो च से 24, च से निर्वाचन, वो आपको याद रहेगा। क्योंकि अब ये 25 हो जाएगा तो प से निर्वाचन का च नहीं आता है, 23 हो जाएगा तो 23 में त से आपका च नहीं होता है। तो केवल निर्वाचन में 324 के च से ही निर्वाचन का च मैच करेगा। इसलिए दोस्तों केवल च से, देखिए केवल एक च से ही आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में। मैं बोला कि मैटर करता है कि आपका एक्शन कैसा है, तब आपका भी डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में और कभी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दीजिए। तो भाई भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, अनुच्छेद 324। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग कुल 4 चुनाव कराता है। ये बात भी जान लीजिए, केवल यही क्वेश्चन बना के दे सकता है। इस एक लाइन से ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको पूरा पता होगा कॉन्सेप्ट, कौन से 4 एग्जाम कराता है, कौन से 4 चुनाव कराता है, वो तो 4 बता लेंगे। और जिनको एक भी मिस हुआ वो 3 मार देंगे, 2 मार देंगे, 1 मार देंगे। तो निर्वाचन आयोग कुल 4 चुनाव कराता है। इसमें क्वेश्चन बन जाएगा निर्वाचन आयोग कुल कितने चुनाव कराता है? 1 2 1 2 3 और 4, ऐसा ऑप्शन दे देगा आपको। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए बहुत अच्छे से कि आपको चारों चुनाव पता होना चाहिए। तो फिर केवल इस एक संख्या से एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको टोक दिया हो, तो आपका गलती नहीं होगा। अब आइए देखते हैं वो 4 चुनाव कौन कौन से हैं जो निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग ही करवाते हैं। और जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ते हैं तो आपको लगता क्या है, नहीं तो संसद में सब चीज हो रहा है, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, संसद खुद से चुनाव कर रही है इनकी मिल करके।
संसद के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर चुनाव कर रहे हैं। अरे भैया सिर्फ वोटिंग दे रहे हैं और उस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना, वोटिंग को काउंट करना, वोटिंग कैलकुलेट करना, सबका रिजल्ट निकालना, रिजल्ट घोषित करना, उस पूरे प्रोसेस को निर्वाचन आयोग ही संभालता है। बाकी जो निर्वाचित सदस्य हो तो केवल वोट करते हैं भैया। तो संसद माइंड में रहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो हमारे संसद, तो ऑप्शन पे मैटर करता है। निर्वाचन आयोग दिया तो निर्वाचन आयोग उस पूरी प्रक्रिया को संभालता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा पद है आपके उपराष्ट्रपति जी का, उनका भी निर्वाचन आयोग ही करवाता है, उनका भी चुनाव। फिर है लोकसभा का चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है और विधानसभा का चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। लोग फ्लो फॉर्म में राष्ट्रपति देखते हैं तो उपराष्ट्रपति बता देते हैं, लोकसभा देखते हैं तो यहाँ पे लोग तुरंत राज्यसभा सोच लेते हैं कि लोकसभा है तो राज्यसभा का भी चुनाव निर्वाचन आयोग कराता होगा। मगर नहीं दोस्तों, वही गलती नहीं करना है आपको। मैं बोला जहां जहां गलती हो सब टोकूंगा, क्योंकि लोकसभा से फ्लो जैसे राष्ट्रपति से फ्लो में उपराष्ट्रपति, लोकसभा से फ्लो में राज्यसभा आ जाएगा। मगर नहीं, राज्यसभा के तो भैया अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं ना। लोकसभा में तो लोकसभा चुन के आगे लोग, विधानसभा का जब चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, वहां जो लोग चुन करके जाएंगे फिर उनमें से चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से ही लोग राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। इसलिए राज्यसभा का चुनाव नहीं करवाता नारायण निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गई बात? इसलिए राज्यसभा माइंड में मत रखिएगा। ये चार ऑप्शन आपको याद रखना है, राष्ट्रपति जी का चुनाव, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। क्लियर हो गई बातें? यस। ये दोनों प्रत्यक्ष चुनाव, ये दोनों प्रत्यक्ष चुनाव, ये अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष, ध्यान रहेगा। ये चार चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है भैया? अच्छे से याद करवाए हूँ। संसद निर्वाचन का च, 324 का च। तो हाँ सर, अनुच्छेद 324। तो आंसर डी। कोई दिक्कत डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट वाला कोई चीज हमें पढ़े ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए भैया? सर 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और प्रत्येक वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन को ही यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, कभी नहीं भूलेंगे। कहानी पूरा याद हो गया आपको? यस, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को आपके निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? उसी क्वेश्चन से बोला मैं आपको, उसी से आंसर है। सभी निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सर 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसलिए 25 जनवरी को यादगार करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 2012 से उसका प्रत्येक साल तक राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को घोषित किया गया। और 1950 को याद रखने के लिए भैया आपको दिख रहा है 1950 से, तो बी 25 जनवरी 1950 से निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। हमारे प्रथम गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, एक दिन पूर्व, है ना? सब क्लियर दिख रहा है? एक बार आपको देख लूं मैं। यस, ऑल थिंग इज राइट, सब क्लियर है, फ्रेमिंग भी ठीक है। चलिए क्या होता है कि अब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो अभी यहाँ पे नहीं रख रहे हैं असिस्टेंट को, टेक्नीशियन को नहीं रख रहे हैं। अभी खुद से कैमरा सेट हो जा रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 दिन जाके इसलिए चेक करना पड़ता है, ठीक, कि भाई सब चीज़ क्लियर है कि नहीं, ब्लर थोड़ी हो रहा है, ये सब चीज़ें। आइए, अनुच्छेद 324(2). अनुच्छेद 324(2) से पढ़ने से पहले फिर एक बार बोलूँगा, रूपल शाही जी का भी धन्यवाद करता हूँ। वो भी लगभग हर क्लास में आती हैं, हर क्लास में अपना कमेंट भी देती हैं, हर क्लास में रिस्पॉन्स भी करती है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद रूपल जी, आपका भी। और एक दो और बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो उन सबको भी धन्यवाद देना जरूरी है कि रिस्पॉन्स करते हैं वो हर एक वीडियो पे, इसलिए। रूपल शाही जी हैं, मनीष चंद्राकर जी हैं, गुड मॉर्निंग मनीष भाई, मनीष चंद्राकर जी, रूपल शाही जी, संपत साहू जी, है ना। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब मेरे मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि भाई मैं क्लासेस लेते रहूं और क्लासेस बढ़िया से पढ़ाते रहूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 324 पढ़ने के बाद हम आते हैं 324 के 2 पे। सर 324 का 1 भी है? यस, मगर आपको 324 का 2 देखना है दोस्तों, ठीक।
क्योंकि जो जो में मुख्य मुख्य होंगे जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मुख्य हम अनुच्छेदों को लेते चलते हैं। अनुच्छेद 324(2) निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। तो बात पूछता है कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयुक्त होंगे और अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। बताया गया 324(2) में संसद द्वारा स्थापित विधि से राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अर्थात निर्वाचन आयोग के एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को निर्धारित किया जाएगी। कौन होंगे? निर्धारित किया जाएगा किसके द्वारा? संसद द्वारा स्थापित विधि से राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब संसद ने जो नियम कानून बनाया है कि इन्हीं नियम कानून का पालन करते हुए राष्ट्रपति साहब आप चुन सकते हैं निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो वो नियम कानून बनाया है संसद ने, मगर चुनने का काम कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति जी। दोनों को ध्यान रखिएगा। हर एक लाइन में जहां क्वेश्चन बनेगा हम से टोकूंगा वहां पे। 1989 में निर्वाचन आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। कब? 1989 में निर्वाचन आयोग में 2 निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। 1993 से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। क्लियर हो गई बातें? किनका? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। किनका? इन निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल। इनकी शपथ तथा योग्यताओं के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये बात याद रखिएगा, इसी लाइन से घुमा देता है कि निर्वाचन आयुक्तों की शपथ तथा उनकी योग्यताओं के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात इस संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि कौन कौन सी योग्यता वाला व्यक्ति और कौन सा शपथ लेकर के कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बनेगा, चाहे वो मुख्य हो, चाहे सहायक हो या अन्य हो। क्लियर? तो ये बात संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। इस संसद जो होता है विधि द्वारा अपना बनाती है, राष्ट्रपति अपने सूझबूझ से करते हैं, उसके तहत आता है। तो भाई पॉइंट्स को याद रखिएगा। एक निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 324 में ही 6, इसलिए अब आपको बोला ना, आपको अनुच्छेद में ऐसे ही घुमाता है। 324, 25, 26 नहीं देगा, 324, 324(2), 324(4), 324(6) ऐसे देगा। तो 324(6) राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर निर्वाचन आयोग में कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। तो जो राष्ट्रपति साहब हैं और जो राज्यपाल साहब हैं, जब ये निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा इनसे, राष्ट्रपति जी से चाहे राज्यपाल साहब के, कि हमको भाई निर्वाचन, हमको चुनाव कंडक्ट कराना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? अधिकारी चाहिए, हमको कर्मचारी चाहिए। तो उनकी सिफारिश पर निर्वाचन आयोग में कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी। याद रखिएगा इन बातों को, है ना। जैसे कि अब क्या देखते हैं, जब राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो हम राज्यपाल जी से बोलेंगे, मान लीजिए राज्यपाल जी से बोलेंगे, कौन? निर्वाचन आयोग, कि हमको आपके राज्य में चुनाव कंडक्ट कराना है तो हमको और कर्मचारी चाहिए। इसलिए उस समय आप क्या देखते हैं, निर्वाचन समय में सारे टीचर्स की, सारे एसपी, डीएसपी, कलेक्टर सबकी सब निर्वाचन के टाइम पे ड्यूटी लगी होती है। लगी रहती है कि नहीं लगती है? लगी रहती है। डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, डीएम सबकी लगी रहती है ड्यूटी। यस, तो राज्यपाल जी के आदेश से वो होता है। और लोकसभा चुनाव में भैया राष्ट्रपति जी के ऑर्डर से होगा। आइए, तो 6 में ये बात बोला गया है कि जब कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल जी से सिफारिश करेगा। 324(6) में। अब 324 आप पढ़े, 324(2) पढ़े और 6 पढ़े, तीनों को स्पष्ट याद रखना है। 324 में बस बोला है कि 324 में भारत के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। 324(2) बोला है, 2 क्या बोला है कि अभी हम पढ़े जस्ट 324(2) क्या बोला? हाँ, कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। और 324(6) क्या बोला है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर उनको कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। तो तीनों को ऐसे ही कैटेगरी बना के ध्यान रखिए। अब 324 खत्म। अब आते हैं, माइंड को फिर से रिफ्रेश कीजिए। हर एक अनुच्छेद के बाद पूरा पिछले पढ़ा हुआ अलग कर दीजिए माइंड से, उसको एक अलग माइंड सेट में डाल के रख दीजिए एक जगह पे। जैसे मैं पढ़ाया आपको, फिर रिविजन किया तीनों को एक साथ, फिर अलग सेट कर दिया, माइंड रिफ्रेश कर लिया। अब जो माइंड रिलैक्स हो गया, एक बार गहरी सांस लेकर के, अब मैं आऊंगा 325 पे। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 325 में है निर्वाचन नामावली। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, निर्वाचन नामावली। इसको एग्जैक्ट इसके अनुच्छेद के आधार पे ही पूछ लेता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन नामावली का जिक्र किया गया है। तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 325। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के नाम को निर्वाचन नामावली क्या, उसको समझ लीजिए। व्यक्ति के नाम को निर्वाचक नामावली में जोड़े जाने के लिए उसके धर्म, जाति, मूल वंश,
लिंग और अन्य जन्म स्थान के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात जब निर्वाचन की नामावली बनती है कि भाई निर्वाचन में नाम आ जाए लोगों का, तो उस समय जब व्यक्ति का नाम उसमें डाल रहे हैं ना, तो उसमें ये बोल के नहीं किसी आदमी को उसमें नाम से नहीं हटा सकते कि भैया आप अलग धर्म के हैं, आप अलग धर्म के हैं, आप हिंदू है मुस्लिम है, आपका नाम नहीं डलेगा। आप अलग जाति के हैं ये बोल के नाम को नहीं हटा सकते। आप अलग वंश के नहीं बोल सकते। आप अलग लिंग के आपकी, आप मेल है, आप फीमेल है, आप थर्ड जेंडर है, ऐसे कुछ भी नहीं बोला जा सकता। और अन्य जन्म स्थान की, आप यहाँ पैदा हुआ, आप वहां पैदा हुआ, ऐसे कुछ भी बात की वजह से आपको नाम निर्वाचन नामावली से नहीं हटाया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा होता है तो अपने अधिकार जानिए, कहीं ऐसा होता है तो आप सीधा केस कर सकते हैं हाई कोर्ट में। क्लियर हो गई बातें? तो ये आपका अधिकार है दोस्तों, है ना, कि आपके साथ भेदभाव नहीं होगा निर्वाचन नामावली में नाम के टाइम पर। तो 325 का आप गहनता समझ गए, अपना अधिकार भी समझ गए और उसको अनुच्छेद की तरह भी पढ़ लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब विषय आप पढ़ते हैं तो उसको कभी भी विषय या सब्जेक्ट मत बनाइए, उसको अपने दैनिक जीवन की तरह लीजिए। क्या यार मेरा अधिकार है 325 के तहत कि कोई मेरा नाम नहीं डाला निर्वाचन नामावली में तो मैं जाके केस कर सकता हूँ। बस आते हैं अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। इसी के तहत क्या बोलते हैं कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वही केवल वोट देंगे। जब आप हमेशा बोलते हैं ना हाँ मैं 18 साल हो गया मैं वोट दूंगा, तो भैया वो राइट आपको अनुच्छेद 326 ही देता है। और इसकी सीमा ही बार बार संशोधन होकर बढ़ाई जाती है कि कभी 18 साल कभी 21 साल कर सकेंगे, तो उसके हिसाब से वयस्कता बदल सकती है। अभी 18 वर्ष है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। तो वो इसी के तहत मिलता है आपको, 326 के तहत ही वयस्क मताधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद को अच्छे से याद कर लीजिए। तो 325 निर्वाचन नामावली, 326 वयस्क मताधिकार। पहले मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, परंतु 1989 के 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, आपको कई बार ये देता है कि अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। दूसरा, किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो बोलेंगे अनुच्छेद 326 में। फिर इसमें पूछ लेगा अनुच्छेद 326 के तहत क्या दिया गया है? वयस्क मताधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की सीमा 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई इस संशोधन के द्वारा? तो आप बोलेंगे 18 वर्ष। और केवल इस पर पूछ ले, इसका सिर्फ सब चीज दे दिया, केवल इसके संशोधन में खेलेगा तो यहाँ आपको 61वें की जगह 62वें दे देगा, 89 की जगह 90 दे देगा, 88 दे देगा, 87 दे देगा। इसलिए यह पूरा बम्पर पैक है आपके क्वेश्चन का जो कूट में बनता है। ठीक, तो पहले आप मतदान करने की सीमा क्या थी कि जो भी व्यक्ति या पुरुष या स्त्री या कोई थर्ड जेंडर जो भी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं वो आकर के वोट दे सकते हैं। मोर्स 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अब आइए आपको हिंट बताता हूँ कैसे याद रहता है सब चीज। आप कभी ना कुछ बोलो क्वेश्चन में आंसर छुपाइए। पहले सीमा कितनी थी? 21 थी, घटा कितना हो गया? 18। तो अब तो बचल गया सर 21 से 18 हो गया। तो 21 में 2 1 है तो 1 से कुछ जोड़ देंगे, 2 1 को 1 से जोड़ करके ही 6 1 रहेगा। मतलब कभी भी अब 2 नहीं हो सकता अभी, क्योंकि यहाँ 2 1 है, इसके इकाई अंक में 1 है तो इसके भी इकाई अंक में 1 ही होगा। अर्थात 21 वर्ष से घटा के जब 18 वर्ष किया गया तो 2 1 की जगह 6 1 आ गया, और भी 1989 में, 1989 में। तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक, चलिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी आपको डाउट नहीं होगा, कभी कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता ऑप्शंस घुमा करके। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 327। ठीक है, बोला हम आप बहुत जगह पढ़े होंगे संविधान, है ना, ये कहीं भी आप पढ़े होंगे। हर एक अनुच्छेद के बारे में ऐसे बारीकी से आपको कोई टोक कर नहीं बताता होगा कि हाँ यहाँ से ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसको ऐसे याद रखना है। आपको ये इतना डिटेल में एक अनुच्छेद पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे, फिर भी लाइक नहीं दिख रहा है, फिर भी व्यू नहीं दिख रहा। आपकी आंखों के सामने दिखाऊं आपको शर्म आ जाएगा। सर ना भी आए, मेरे को तो आ जाता है, क्योंकि जिन टीचर से पढ़ता हूँ यूट्यूब पे मैं पढ़ता हूँ तो मैं उनकी क्लास प्ले होने से पहले लाइक कर देता हूँ। देखिए 48 व्यू है और लाइक सुनिएगा, लाइक है 12 जिसमें एक लाइक खुद मेरा है। लाइक 12 है जिसमें एक लाइक खुद मेरा है। अब जाके देखिए खुद कि कितना लाइक करते हैं आप लोग। 13 लाइक,
लाइन से बता दे रहा हूँ, 9 लाइक। जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा ना, उस दिन आपको याद आएगा कि किस वैल्यूएबल चीज को हमने गंवाया है। और काश हम उनको लाइक किए होते तो सर लोग और भी इंटरेस्ट से पढ़ाते और मजे से पढ़ाते और क्लासेस को और लंबे अच्छे से खींच करके और सभी सब्जेक्ट को ऐसे डिटेल पढ़ा देते। मगर आपकी इन कमियों को वजह से आपको बहुत सारे क्लासेस की नुकसान होगी। हम लोग बहुत सारे प्लान किए थे कि पूरे इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस पूरा फ्री यूट्यूब में पढ़ा देंगे, जबकि आपसे हमको फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हम यूट्यूब को मोनेटाइज नहीं किए हैं। मोनेटाइज नहीं किए मतलब जब आप वीडियो देखते हो तो बीच में ऐड नहीं आता होगा। ऐड नहीं आता इसका मतलब हमको यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता। तो जब यहाँ पैसा नहीं मिलता तो हम कर क्यों रहे हैं? पागल है हम इतना टाइम दे रहे हैं आपको, सोचिए। नहीं ना, वही हमारा भी सोशल वेलफेयर के भाई हम चाहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो इन बच्चों को भाई पैसा खर्च नहीं करना है, या जो कहीं और पैसा खर्च कर चुके हैं बच्चे किसी कोचिंग बहुत उनको अगर अच्छा क्लास कंटेंट मिल जाए, उनके लिए तैयारी हो जाए, किसी गरीब तबके वर्ग तक क्लास शेयर होकर पहुंच जाए, इसलिए शेयर करने बोला जाता है। मगर आप करते नहीं है। आप लोगों के अंदर कब आएगा सोशल वेलफेयर? कब आप देश को अपना समझेंगे? क्या देश के हर एक गरीब तबके वर्ग तक फायदा पहुंचाना जरूरी है? कब समझेंगे आप? सिर्फ मैं रहेगा। इतने साल से मैं करते रहेगा ना कि मैं पढ़ूंगा बस अकेले तो अकेले नंबर पाऊंगा, तो कैसे सिलेक्शन हो गया आपका? नहीं हुआ ना। मैं से कभी सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों, हम से ही होता है। इसलिए क्लास शेयर कीजिए, ठीक है। आइए 326 पे हो गया वयस्क मताधिकार। आते हैं अनुच्छेद 327 पे। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार केवल ओनली संसद को है। कोई भी कैसे याद रहेगा? 327 का स से 27, स से संसद हो गया कि 327 में लोकसभा चाहे विधानसभा से कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? निर्वाचन से जुड़ा हुआ संसद को है। तो 327 का स से संसद को है। तो हो गया लोकसभा राज्यों के विधानसभा से संबंधित विधि बनाने का अधिकार। किससे विधि? निर्वाचन से जुड़ी हुई विधि का बात यहाँ पे हो रहा है, केवल संसद के पास है, ये बात बोल दिया गया है। तो ये बात को कई बार अलग से घुमा के पूछता है कि निर्वाचन से जुड़ी हुई कोई भी विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, निर्वाचन आयोग के पास, राज्य विधानसभा के पास। इस तरीके से देगा आपको, घुमा सकते हैं क्वेश्चन कैसे भी। राज्य विधानसभा के निर्वाचन से जुड़ी नियम विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो आपको दे देगा विधानसभा के पास। राज्य विधानसभा का चुनाव है तो आपको देगा ऑप्शन विधानसभा के पास, लोकसभा के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास। इस तरीके से देगा आपको। तो आप बोले ना क्वेश्चन आप बेसिक अपना क्लियर कर लेंगे तो कितना भी आपसे घुमाएगा आपको दिक्कत नहीं जाएगा, नहीं लगा कि डीआरडीओ इसरो का क्वेश्चन है। आइए तो 327 में केवल संसद के पास है निर्वाचन से जुड़ी कोई भी विधि बनाने का अधिकार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। आगे बढ़ते हैं 329। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जो ऊपर विधि बनाएगा कौन? संसद। और जब विधि कोई भी निर्वाचन से जुड़ी विधि जब संसद बना दिया तो निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दे सकते कि गलत नियम बना दिया संसद ने। और ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि आपको दोस्तों विधायिका और न्यायपालिका में आप टकराव पैदा नहीं करना चाहते। दोनों अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करें, इसलिए दोनों हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए ये प्रावधान दिया गया 329 में कि जो भी संसद नियम कानून बनाएगा उसको अपने न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अपने सर वैसे तो कोई मनमानी बना देगा। अरे भाई तो मनमानी अगर कोई आपका संसद में बना देता है आपका नियम कानून, आप बताइए अगर मनमानी बना दिया तो उस मनमानी वाले लोगों को चुन के कौन भेजा है? आप और हम जैसी जनता ही। इसका मतलब हमारा निर्वाचन गलत है, हमने गलत लोगों को चुन के भेजा। तो इसका मतलब गलती हम में, तो हमको सुधार की जरूरत है, तो हमको बदलना है, उनकी सरकार गिरा के फिर अच्छे लोगों को खब बैठाना है वापस। यस, क्लियर हुई बात? आइए तो अपने आप की गलती से बनाइएगा। इसलिए बोलते हैं जात पात धर्म लिंग वंश के आधार पर वोट मत दीजिए। जिस व्यक्ति से उम्मीद है कि हाँ ये काम कराएगा, ये नेतागिरी में नहीं फंसेगा, ये रियल मायने में काम कराएगा, उस व्यक्ति को वोट दीजिए, चाहे किसी भी वर्ग जाति धर्म वंश का हो, ठीक है, लिंग का हो। आइए तो अनुच्छेद 329 में निर्वाचन से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 329 है, अर्थात कहीं न कहीं ये संरक्षण प्रदान कर रहा है संसद द्वारा बनाए गए नियमों को। और ये आपके विधायिका शक्ति न्यायपालिका से ज्यादा दिखा भी रहा है एक तरीके से। क्लियर? तो 325 में निर्वाचन नामावली, 26 में वयस्क मताधिकार, 27 में आपके संसद नियम कानून बनाएगा और 29 में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 25, 26,
27 और 29। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के अब कार्य क्या क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। अब लोग शब्द पढ़ लेते हैं, निर्वाचन आयोग का परिसीमन करना, ये कूट में आएगा क्वेश्चन पूरा ना अलग अलग तोड़ के। निर्वाचन आयोग का परिसीमन का मतलब क्या होता है? अरे भाई ये सीमा निर्धारित करना कि कोई किस विधानसभा क्षेत्र, किस विधानसभा सीट में कौन सा क्षेत्र आएगा, वो बाउंड्री डिसाइड करना। जैसे कि अगर आपका छत्तीसगढ़ है भैया, तो अगर मान लीजिए आपका ये हो गया सरगुजा संभाग, है ना, सरगुजा संभाग में ये हो गया कोरिया, ये आपका भाई सूरजपुर, ये आपका बलरामपुर, ये आपका जसपुर, ये हो गया आपका पूरा, आपका सरगुजा, सूरज, आपका बलरामपुर, ये हो गया जसपुर। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, ये बता रहा है भाई कि जसपुर का सीट डिसाइड हो रहा है, जसपुर विधानसभा सीट, आप समझिएगा बस इतना ही कि जसपुर में एक विधानसभा सीट है, तो ये निर्धारित करना कि ये 2 विधानसभा सीट है। इसको तो ऐसे समझाते हैं कि जसपुर में 2 विधानसभा सीट है, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि इस विधानसभा सीट के अंतर्गत इतना क्षेत्र आएगा, या इतना क्षेत्र आएगा, या पूरा इतना क्षेत्र आएगा। यस, कि भाई इतने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जनता है वो इस वाले सीट के लिए वोट करेगी। बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो निर्वाचन में डिसाइड करेगा इस वाले सीट के लिए केवल इतना ही, इस क्षेत्र में जितने लोग आएंगे उन लोग निर्वाचन में वोट करेंगे, और इस वाले सीट के लिए जो इधर आएंगे लोग, इन लोग वोट करेंगे। ये सब डिसाइड करती है निर्वाचन आयोग। अर्थात कहीं ना कहीं क्या किया इसने, सीमा का, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया, तो इसे बोलते हैं परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रत्येक राज्य में 2 से 7 प्रतिनिधि होते हैं। तो पहले बात क्या पता चल गया कि सर निर्वाचन आयोग का कार्य क्या क्या है, तो उसका काम है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसकी मदद से करता है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की मदद से करता है। अब आगे परिसीमन आयोग की मदद से करता है, ठीक है सर। तो परिसीमन आयोग में कौन कौन होते हैं, तो परिसीमन आयोग में एक अध्यक्ष होंगे, 2 सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, अगर लोकसभा का चुनाव है तो सर्वोच्च न्यायालय के, विधानसभा चुनाव है तो उच्च न्यायालय के, तो लोकसभा चुनाव तो सर्वोच्च और विधानसभा तो उच्च न्यायालय। तो एक अध्यक्ष होंगे, 2 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड है वो जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, और प्रत्येक राज्य में 2 से 7 प्रतिनिधि होते हैं। क्लियर हो गया, मिनिमम 2 अधिकतम 7 प्रतिनिधि होते हैं। चलिए क्लियर हो गई ना बात, तो आइए आते हैं दूसरे पॉइंट पे इसके। अब प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से पहले निर्वाचन नामावली या मतदाता सूची तैयार करना। तो ये भी पूछता है कि मतदाता सूची तैयार कौन करता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचक नामावली कौन डिसाइड करता है, निर्वाचन आयोग। तो प्रत्येक लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उससे बच्चे निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची तैयार करना ये भी काम है निर्वाचन आयोग का। कि बताएंगे ना भाई कि भाई यार अब कौन कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं, मतदाता सूची में किसका इसका नाम है। आप 18 साल के हो तो आपका नाम भी आता है वोटर लिस्ट में, तो कौन डिसाइड, कौन बताता है लिस्ट में इनका नाम भी डालिए, अभी 18 साल के हो गए हैं, वो लिस्ट बनाती है, वही लिस्ट बनाने का काम भी है निर्वाचन आयोग का ही। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, अर्थात मान लीजिए कि मैं एक राजनीतिक दल के लिए जो जो योग्यताएं हैं कि इतनी इतनी सीट रखनी होती है, सब बात की बात है, वो सारी योग्यता पूरा कर लिया, तो अब मुझे एक राजनीतिक दल का मान्यता कौन प्रदान करेगा कि हाँ अब आपसे भी एक राजनीतिक पार्टी है, जैसे पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर आपका आप पार्टी बना, तो कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप ये चीजें फुलफिल करेंगे तो आप एक राजनीतिक पार्टी बन जाएंगे। तो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उनको राजनीतिक पार्टी की मान्यता कौन देता है, उनको राजनीतिक पार्टी घोषित कौन करता है, तो वो भी घोषित करता है आपका कौन, निर्वाचन आयोग। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है कि हाँ अब से आप एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है। अगला हिस्सा, राजनीतिक दलों को निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। अब जैसे बीजेपी आपको निर्वाचन आयोग ने बीजेपी को एक राजनीतिक दल घोषित कर दिया, तो बीजेपी को उसने कमल दे दिया। कांग्रेस को आपके निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक दल घोषित कर दिया तो उसको पंजा दे दिया। वैसे ही आपको दिया तो उसको झाड़ू और दे दिया, जो भी उसका चिन्ह है। ठीक है, तो जिस भी पार्टी का, हर पार्टी का अपना अपना एक चिन्ह होता है ना, एक सिंबल होता है। वो चिन्ह भी कौन देता है उनको, वो चिन्ह भी उनको निर्वाचन आयोग ही देती है। क्लियर,
तो चिन्ह आवंटित करना, प्रत्येक राजनीतिक दलों को निर्वाचक चिन्ह आवंटित करना भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन के लिए व्यवस्था करना, जब भी निर्वाचन होने वाला रहता है तो आप देखते हैं आचार संहिता लागू हो जाता है, पूरे आपके वोटिंग बूथ बनते हैं, वोटिंग बूथ का निर्माण होता है, डेट डिसाइड होता है, वहाँ आर्मी पुलिस आर्मी तो नहीं, CISF आप होते हैं, CRPF भी नहीं, CRPF आती है, पुलिस आपकी आती है, आपके पूरे वोटिंग बूथ बने होते हैं अलग अलग वार्ड में, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वो सब व्यवस्था कौन करता है? तो निर्वाचन से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला, ये सब कूट में बन के आएगा। सांसद या विधायकों की अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना। तो जो भी संसद है, या जो भी विधायक जो कि अब चुनाव में खड़े हो रहे हैं कि हाँ मैं इस बार संसद इस क्षेत्र से संसद के लिए, लोकसभा चुनाव के संसद पद के लिए मैं लड़ूंगा, मैं इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक पद के लिए मैं लड़ूंगा, तो जो भी संसद या विधायक हैं वो अयोग्य होंगे। तो किन किन बिंदुओं पे वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे? उस अयोग्यता से संबंधित राष्ट्रपति, अगर लोकसभा की बात हो तो राष्ट्रपति, और विधानसभा की बात हो तो राज्यपाल को सलाह देना। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह बस देती है, यहाँ पे केवल निर्वाचन आयोग सलाह दे सकती है राष्ट्रपति राज्यपाल को, क्या भाई आप इन चीजों के ऊपर इनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। जैसे किसी हीनियस क्राइम, जैसे कोई रेप है, कोई मर्डर है, वो केस अभी प्रेजेंटली चल रहा है, कोई हीनियस क्राइम का केस अगर चल रहा है उनके कोर्ट में, तो वैसी स्थिति में उनको बैन कर देना है। उनको सजा घोषित हो गया है तो बैन कर देना है ना, सजा उनको मिला है 5 साल सजा 21 साल हुआ तो उनको बैन कर देना है। तो सारी चीजें दोस्तों कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन आयोग ही सलाह देता है राष्ट्रपति और राज्यपाल जी को। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव रद्द करना, कोई निर्वाचन क्षेत्र है वहां चुनाव अगर रद्द करना है कि कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसको निर्वाचन रद्द करना पड़ रहा है, तो रद्द करने की घोषणा भी निर्वाचन आयोग ही करेगा। राजनीतिक दलों को टीवी रेडियो पर प्रचार करने के लिए समय आवंटित करना, कि केवल इस डेट से इस डेट के बीच आप टीवी या रेडियो पे अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, समय प्रचार कर सकते हैं। आचार संहिता लगने के बाद हर टाइप का एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, वो सब डिसाइड करता है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, कि निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण देना, इसका मतलब अरे भाई जो टीचर लगा है ड्यूटी में, जो कलेक्टर लगा है, SDM DSP डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार जो सब ड्यूटी में लगे, उनको बताएगा ना कि पहले आप आइए, उनको लिस्ट में नाम मैच कीजिए, उनको एक टोकन दीजिए, उनको फिर यहाँ से भेजिए, वहाँ साइन लीजिए, फिर उनको बटन दबाइए, फिर उनको ये नेल पेंट लगवाइए, जो भी चीजें नेल पेंट बनाओ, वोटिंग वाला जो पेंट लगता है, यस। तो पूरे प्रोसेस का ट्रेनिंग दे रहा है कि भाई जो मशीन लगेगा, मशीन कैसे काम करती है, वो सभी चीजों का जानकारी देना, प्रशिक्षण देना भी काम है निर्वाचन आयोग का ही। क्लियर हो गई बात? ये उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो कितना भी। निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, तो प्रशिक्षण प्रदान करना भी आप समझ गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी आपको, जितना भी कूट वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, तो निर्वाचन आयोग की, तो भाई आंसर खत्म। फिर आते हैं, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ठीक, और आप लोग क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं, तो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। तो जब यहाँ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ा भी कीजिए। बार बार मैं कमेंट पूछते हैं सर क्या आपका कोर्स है, सर कोर्सेस है क्या, उसमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं क्या? तो है ना भाई, जानकारी दी गई है। अब मैं इसको इसलिए बार क्लास के बीच में नहीं टोकता हूँ क्योंकि इसमें फ्लो टूटेगा आपका, इसलिए इसको आप पढ़ लिया कीजिए खुद से, ठीक है। आइए, तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? कौन होता है बताइए? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आंसर बहुत स्पष्ट है कि सर मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक, सब क्लियर दिख रही है, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं है? नो सर। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल अब क्या है सर? वापस बुला लेने की। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको किसी पद पे बैठाया, मैंने ही आपको पद पे बैठाया, मुझे लगा कि आप अयोग्य हैं, तो मैंने आपको वापस बुला लिया उस पद से, मैंने वापस उस पद से बुला लिया, इसका मतलब मैंने आपको उस पद पे से वापस हटा दिया। इसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल। रिकॉल करना मैंने पुनः पुकार लेना, है ना, पुनः पुकार लिया आपने कि चलो तुमको बैठा दिया सीट पे, रिकॉल कर लिया। पूरा राइट टू रिकॉल, मेरा अधिकार है तुमको हटा भी सकता हूँ। मैंने बैठाया था, मैंने हटा लिया क्योंकि तुम उस पद के लिए सही नहीं हो। इसी को देखते हैं, आइए हिंदी में समझ गए हो तब आप इससे समझते हैं।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश के राज्यों में रिकॉल यानी कि वापस बुलाने का अधिकार को पंचायत स्तर पर लागू किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हाँ सर, हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर राइट टू रिकॉल है कि जिन सरपंच को आपने सरपंच जो नियुक्त हुए हैं, आपके निर्वाचित हुए हैं, नियुक्त नहीं निर्वाचित हुए हैं, उन सरपंच को आप वापस उस पद से हटा सकते हैं राइट टू रिकॉल के द्वारा। और इसके कुछ कुछ नियम कानून है, वो सब हम जब पंचायती राज कभी अगर पढ़ाया मैंने तो उसमें आप जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं। सरपंच पर रिकॉल यानी कि जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है। जैसे कि क्या है 2 चरण भैया, जिसको नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं। तो नागरिक ही उनको चुन करके भेजे हैं, सरपंच साहब को सरपंच बना दिए, और नागरिक ही उनको हटा सकते हैं 2 स्टेप में। राज्य अनुसार 1 से 2 वर्ष के सुरक्षित यानी कि लॉक इन अवधि के बाद, यानी कि ये लॉक इन सुरक्षित यानी लॉक इन अवधि क्या है 1 से 2 वर्ष का, ये हर अलग अलग राज्य के अनुसार है ना। ये कहीं 1 वर्ष किसी राज्य में 1 वर्ष, किसी राज्य में 2 वर्ष है, इसलिए राज्य अनुसार लिखा है। और ये 1 से 2 वर्ष की लॉक इन अवधि क्या है, जैसे कि आज आपने किसी व्यक्ति को निर्वाचन में वोट दे के सरपंच चयनित कर दिया, सरपंच के पद पे बैठा दिया। तो जब किसी व्यक्ति को अपने सरपंच पे बैठा दिया, तो ये नहीं कि आज आपने उसको बैठाया और परसों वो उसको राइट टू रिकॉल यूज करके हटा दिए नीचे। अरे भाई, क्योंकि 102 दिन या 1 आध साल में या 6 महीने में तब उनको नहीं जान सकते ना कि वो कैसे व्यक्ति हैं, वो कैसा काम करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नए नए व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, उनको भी काम समझने में टाइम लगेगा। उनका काम थोड़ा दिखने का समय दीजिए उनको, ताकि वो काम समझ के कुछ काम कर सकें। इसीलिए हर राज्य अपने अलग अलग अनुसार, हर राज्य के अनुसार अलग अलग कहीं 1 वर्ष कहीं 2 वर्ष की समय अवधि होती है कि कोई व्यक्ति अगर सरपंच बन के बैठ गया तो कम से कम 1 साल या कहीं कहीं 2 साल तक उसको रिकॉल के द्वारा वापस नहीं बुला सकते। मतलब कहीं जहाँ 1 साल की लिमिट है तो 1 साल तक उसको कोई पद से नहीं हटा सकता, 2 साल तो उसको 2 साल तक कोई पद से नहीं हटा सकता। इसी को बोलते हैं भैया सुरक्षित या लॉक इन पीरियड। ठीक है, इस अवधि के बाद जब उसका अवधि समाप्त होगी, जैसे आपने सरपंच को आज पद पे बैठाया, फिर आपने उसको 1 से 2 साल का समय दिया कि चलो तुम्हारा लॉक इन पीरियड है, देखते तुम 2 साल में कितना अच्छा काम करते हो। आपने उस 2 साल के बाद देखा कि यार ये व्यक्ति तो कोई काम ही नहीं, 2 साल हो गए और एक भी काम नहीं किया, 2 साल हो गए जो काम कर रहा है सब में भ्रष्टाचार दिख रहा है, 2 साल हो गए जो काम किया सब में उसका गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो इस तरीके से जब आपको महसूस होने लगेगा तो 2 साल या 1 साल जो भी अवधि रहेगी, उस अवधि के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के छाप याचिका के रूप में जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होगा। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है सर, गांव के जितने भी वयस्क सदस्य हैं, अर्थात गांव के जितने भी लोग 18 साल की उम्र हो चुकी है पूरी, उसके बाद से पूरे जितने भी जीवित लोग हैं, चाहे 100 साल के चाहे 200 साल के, जितने भी उम्र है, अधिकतम उम्र वाले आदमी, तो 18 साल से लेकर के पूरे अधिकतम जितने वयस्क लोग हैं, सब लोग ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। और उन सभी सदस्यों की अमुक संख्या इन द सेंस मुंह से कोई बोले की संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि किसी ग्राम संख्या में भैया आपके 10,000 होंगे, कहीं 5,000 होंगे, कहीं 1 लाख हो सकते हैं, कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई 2,000 होंगे, ठीक। तो उन ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर करके, हस्ताक्षर नहीं कर सकते तो अंगूठे के छाप याचिका लिखेंगे कि हम हटाना चाहते हैं सरपंच को, उसने ये गड़बड़ घोटाला किया है, उसमें सब अपना अपने एक और जगह साइन करेंगे, अंगूठा छाप लगाएंगे, नाम लिख करके, ठीक है। उस अंगूठे के छाप वाली याचिका के रूप में जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है। फिर उस याचिका को जिला के कलेक्टर के पास दिया जाता है, कलेक्टर साहब हम सरपंच को हटाना चाहते हैं अपने राइट टू रिकॉल का उपयोग करके। हस्ताक्षर की जांच के बाद, जब हस्ताक्षर की जांच कर लेते हैं, कौन, कलेक्टर साहब जांच करवाएंगे ना यार, क्योंकि आपने कोई फर्जी साइन करके दे दिया हो तो सबको बुला के जिन जिनको उसमें नाम है सबसे वेरीफाई करवाते हैं कि आपने मारा है छाप, बोलेंगे हाँ, आपने किया है साइन, तो बोलेंगे हाँ। उस हस्ताक्षरों की जांच के बाद ग्राम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। फिर जब जांच हो जाएगा फिर उसके पूरे ग्राम सभा के सदस्यों का बैठक करवाया जाएगा, ठीक। तो बैठक का आयोजन किया जाएगा, और यदि उस बैठक में बहुमत ग्राम सभा के सदस्य अपने सरपंच को हटाने के लिए मांग करते हैं तो उस सरपंच को हटाया जाएगा। और जब उस बैठक होगा तो वहां पे ही सरपंच को हटाने के लिए वोटिंग कराया जाएगा कि बताओ भाई सरपंच को आप लोग कितने लोग आए हैं, 500 लोग आए हैं, ठीक है। आप 500 लोग टोटल लोग हैं ग्राम सभा में, ठीक है। आप 500 लोगों में से कितने लोग हटाना चाहते हैं सरपंच को, 300 लोग हाथ उठा दिए, तो भाई जीत गया, बहुमत प्राप्त हो गया कि सर जो ग्राम सभा उसके 300 लोग जो है हटाना चाहते हैं, तो भाई बहुमत प्राप्त हो गया उस संख्या में से 50% से एक ज्यादा, हाँ 50% +1, 250 से एक भी ज्यादा होते तो भी उनको हटना पड़ता सरपंच साहब को। तो 300 लोग हाथ उठा दिए, 500 में से 300 लोग हाथ उठाए, सरपंच को उनके पद से हटा देंगे फिर कलेक्टर साहब। क्लियर, तो एक स्टेप, ये 2 स्टेप आप देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में राइट टू रिकॉल 1947 से और मध्य प्रदेश में सन 2000 से है, लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। क्योंकि इस कानून की जानकारी का अभाव है, अर्थात गांव के लोगों को अपने इस अधिकार के बारे में जानकारी बहुत कम है। गांव के लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, जानकारी भी है तो लोग डरते हैं अपने आपसी व्यवहार की वजह से। इसलिए कई जगह गांव है जहाँ सरपंच है जो भी है वो अपना अत्ती मचाते रहते हैं, गांव वाले परेशान भी, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आइए, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो वोटिंग सिस्टम है ना, उसके बहुत सारे गलत गलत आधार हैं। गलत गलत आधार इन द सेंस क्या है कि लोग वोट देने ना काम देख के नहीं जाते, अपना जात देख के चल जा रहे, मोर जात के है मैं वोट दू हूँ, अरे मोर रिश्तेदार है मैं वोट दू हूँ, अरे दारू पिलाते मैं वोट दू हूँ, अरे सामान देते मैं वोट दू हूँ, अरे पैसा बांटा थे मैं वोट दू हूँ, अरे मुर्गा खवाते मैं वोट दूँ। तो दोस्तों ऐसे काम की वजह से आपको चाहे कोई 5,000 दे, चाहे 10,000 दे, चाहे 50,000 दे, चाहे दारू पिला दे 2,000 का, बताइए क्या उस 2,000 चाहे उस 50,000 के खर्चे अगर आपके ऊपर कर दिया, या 1 लाख का भी खर्चा आपके ऊपर कर दिया उस व्यक्ति ने, तो उस 1 लाख से आप 5 साल तक का आपका जो अत्याचार वो करेगा सह सकते हैं आप? उस 5 साल के लिए आपके यहाँ रोड बनाना, पानी ना बिजली, केवल 1 लाख ऊपर आपके ऊपर खर्चा कर दिया तो सोचिए नुकसान है ना आपके लिए। और उसी 1 लाख आपको, आप उससे 1 लाख ना खा के किसी अच्छे व्यक्ति को चयनित करते तो हर रोड बनवाता, बिजली बनवाता, पानी बनवाता, सब चीज करवाता, तो वही बढ़िया था। अब आप बोलेंगे सर अच्छा व्यक्ति है ही कौन जो आएगा, ये क्या गारंटी वो करवाएगा? अरे फिर उसको हटा दीजिएगा। जब आप लोग ऐसे हटाने लगेंगे तब तो लोगों के मन में डर बैठेगा ना कि जनता अपने अधिकार के बारे में जानती है, हम तो रिकॉल के द्वारा भी हमको वापस बुला ले रही है, इसका मतलब जनता को हम काम करके दिखाएंगे तभी हमको पद पे रहने देगी। तो डर बैठाइए ना भाई, जो नेता बन के बैठ रहे पद पर उनको डर हो कि हमको कभी भी इस पद से हटा सकती है जनता, जनता ही जनार्दन है। तो जनता यार हम लोग सब समझते हैं, फिर इतना क्यों ऐसा करते हैं हम, है ना? तो कभी भी जात पात वंश लिंग धर्म में सबके मतलब किसी भी पर्सनल प्रोस्पेक्टस की वजह से वोट ना करें। जो आपके समाज के लिए बेनिफिशियल, जो आपके देश के लिए बेनिफिशियल है, उस हित को ध्यान में रख करके वोट किया कीजिए। आइए, काफी राज्यों में ग्राम निवासियों के पास अपने सरपंच को हटाने की सीधी सत्ता होने के बावजूद इन राज्यों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा और व्यापक है। देखिए कई ऐसे गांव हैं जहां सरपंच को आप सीधे हटा सकते हैं, उनको पता भी है, तब भी उसके बाद भी वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बताइए इसका मतलब क्या है? भाई जनता सो रही है, जनता को ध्यान ही नहीं अपने अधिकारों का। निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल के बीच से बुलाना और बुलाना भारत के कुछ राज्यों की पंचायतों में जैसे एमपी, छत्तीसगढ़ आदि और यूएसए में राज्यों में समस्या। हारा हुआ उम्मीदवार का भी समर्थन प्रतिशत कम नहीं होता, वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। विविधता अधिक है, ये सब उसकी समस्याएं बता रहे हैं कि जब निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल के बीच से बुलाना भारत के कुछ राज्यों की पंचायतें जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ हो जाए अमेरिका के राज्यों में समस्या है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप किसी को निर्वाचित करके पद पे बैठा दिए, फिर उसको वापस उस पद से हटा दिए, तो भी तो समस्या क्रिएट करता है। क्यों? कि भाई 500 लोगों से 300 लोग अगर वोट दिए उसके पक्ष में कि हटाइए सरपंच को, तो 200 लोग गाँव के इसका अकेले एक आदमी के पक्ष में भी तो है। तो जो 300 लोग हैं, इन लोग तो आपस में बढ़ जाएंगे अपने अपने परिवार में, और जो 200 लोग जो इस एक आदमी के पक्ष में है, ये तो भाई एकजुट हो करके आपको परेशान करेंगे। यस, इसलिए बोल रहा है जो हारा हुआ उम्मीदवार का भी समर्थन प्रतिशत कम तो नहीं होता है उसको तो वोट मिला तब तो भाई वो बना था वो पद पे, तो इसका दुरुपयोग वह कर सकता है कि उसके जो समर्थक है उनसे आपको परेशान करवा सकता है। फिर विविधता अधिक है, सब यहाँ अलग अलग वर्ग, जाति, लिंग सब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं तो आपको अलग अलग वर्गों में बांट सकता है, बांट देते हैं, उसके आधार पे आपका वोट बैंक बढ़ जाता है ना? जो बताया आपको जात पात के आधार पे, धर्म के आधार पर। क्षेत्रफल बड़ा व जनसंख्या भी ज्यादा होती है, जैसे 15 से 20 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, तो उन सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना व जांचना एक पेचीदा कार्य है। अर्थात जब क्षेत्रफल बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा हो, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा हो, तो वैसे जगह पर 15-20 लाख की जनसंख्या हो तो वहां पर एक सीट हो, तो उन सभी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना व जांचना एक पेचीदा कार्य है। मान लीजिए कि अब राइट टू रिकॉल को यूज करना चाहते हैं, और बहुत बड़े क्षेत्र के वो एक आदमी चुने हुए हैं, ठीक? मान लीजिए कि इसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 15-20 लाख लोगों के, हालांकि इतना होता नहीं वोट, मत समझ लीजिए, फिर भी एग्जाम्पल की कि 15-20 लाख लोग आपके पूरे ग्राम सभा में जो वयस्क हो चुके हैं, समझ लें, ठीक है? या 20 लाख में से समझिए 15 लाख आपके वयस्क हो चुके हैं, ठीक है? अब उतने सारे लोगों को कैसे अब इकट्ठा करके 15-20 लाख साइन कैसे करवाएंगे? 15 लाख में 5 लाख साइन भी कैसे कराएंगे? 1 लाख साइन भी कैसे करवाएंगे? हस्ताक्षर कैसे करवाएंगे?
अब इन सबको उतने बड़े क्षेत्र में उतने बड़े लोग हैं तो भाई अलग अलग जगह सबका घर बार होगा, तो एक आदमी घूम घूम के कैसे सबको इकट्ठा करके बोलेगा चलो कलेक्टर साहब के यहाँ चलो, तो ये बहुत पेचीदा कार्यक्रम हो जाता है, इसलिए राइट टू रिकॉल का उपयोग लोग कर नहीं पाते हैं, यही चीज ये बोल रहा है। अनिवार्य मतदान, क्या अनिवार्य मतदान, ये क्या होता है अब देखिए इसको। अनिवार्य मतदान का अर्थ है कि कानून के अनुसार किसी चुनाव में मतदाता को अपना मत देना या मतदान केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई वैध मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मत नहीं देता है तो उसे पहले से घोषित कुछ दंड का भागी बनाया जा सकता है। यह अनिवार्य मतदान। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर आप पोलिंग बूथ पे पहुंच गए हैं, है ना, और आपको भाई 10-12 आदमी का नाम है बटन दबाना, और आप क्या बोले वहां पहुंच के कि मैं बटन नहीं दबाऊंगा या मैं वोट नहीं दूंगा, तो वहां पे ऑप्शन है ना भाई, अगर आप 12 लोगों का नाम है, नीचे लिखा है नोटा, तो आपने कोई भी किसी को वोट नहीं दूंगा, मैं नोटा नन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात मुझे 12 में से कोई पसंद नहीं है, तो आप उस नोटा को दबाइए। अब मैं उस नोटा तक को भी नहीं दबाऊंगा, मैं कुछ वोट ही नहीं दूंगा, तो उसके लिए कई बार निर्धारित होता है दंड कि 2000 रुपये, 5000 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये आपको दंड दिया जाएगा कि भाई अब आकर के भी वहां उतना सारा प्रोसेस गुजारे, हर कर्मचारी आपके लिए व्यवस्था लगाया, उसके बाद आप जाके वहां अंदर घुसे, वहां जाके आप टाइम वेस्ट कर दिए उतने लोगों का, तो आपके चक्कर जो पीछे की भीड़ है वो परेशान हो रही है, इसलिए कुछ दंड होता है निर्धारित। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिलता है, मगर एक बात हो गई कि आपको पता होना चाहिए अनिवार्य मतदान क्या है, कि कोई मतदाता जो कि आपका वैलिड मतदाता है, अगर वो मतदान केंद्र पहुंच रहा है तो उसको मत देना चाहिए, भले वहां पे नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई आदमी पसंद नहीं है, उसमें बटन दबा दे, मर दे, ठीक। और आपको एक बात और बोल दूं मैं, जिस दिन हमारे देश की जनता सशक्त हो जाएगी और सब प्रतिनिधि ऐसे खड़े हो जाए जो पसंद ना हो, तो दोस्तों उस दिन आप देखिएगा, उसी दिन जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि नोटा का बटन ज्यादा दबने लग गया है, तब उस दिन समझिए कि जनता उस दिन ज्यादा जागरूक हो गई है ना। उस दिन जनता धर्म जात लिंग वंश के आधार पर बट नहीं रही है, तभी उस दिन नोटा का संख्या बढ़ेगा, नन ऑफ द अबव की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए क्या क्या कि ज्यादा खराब एक कम खराब, आपको वैसे इसमें चुनना पड़ता है कि ये ज्यादा खराब नेता है, ये ज्यादा खराब नेता, इससे कम खराब नेता, इससे कम खराब, अरे भैया ये हटाओ, नोटा में सब आदमी जाके नोटा दबा दो, ताकि अगली बार वो लोगों को हिम्मत ना हो खड़ा होने का कि उन्होंने खड़ो फिर दबा दो नोटा आप, ताकि समझ जाए कि अब उनका दाल गलने वाला नहीं, तो अपने आप ही फिर कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति, 12 लोगों में से कोई एक व्यक्ति तो ऐसा खड़ा होगा जो अच्छा निकलेगा, यस, तो उसको फिर आप वोट दे दीजिएगा। अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीखिए ना यार, है ना, क्योंकि आपको तो उसमें पैसा कौड़ी लगना है नहीं, आपको जो वोट देने जा रहे हैं सब तो सरकार बार बार खर्चा करके अपने व्यवस्था कर रही है, तो आप अपने मत तो कम से कम बिना अपना मत बिना किसी पक्ष के तो दीजिए, निरपेक्ष होकर तो दीजिए, तो आप अपना मतदान निरपेक्ष होकर के दिया कीजिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं है, पूरे देश बदलने की बात है। एक आदमी के वोट से पूरा देश बदलता है। एक आदमी वोट दबा के आया और एक वोट से एक विधायक जीत गया जो बहुत खराब था, वो क्या आपके लिए जाके आपकी समस्याओं को उठाएगा विधानसभा में, क्या उठाएगा? एक ऐसा विधायक चुन के जा रहा है जो गुंडई कर रहा है, जो लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, ये सब कर रहा है, जिसको गांव के लोगों से मतलब ही नहीं है कि रोड बनाना है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, तालाब खुदवाना है, मछली पालन करवाना है, खेती के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी लाना है, कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे आदमी अगर जीत के जा रहे तो गलती किसकी है? गलती उस जनता की ना जिसने बटन दबाया उनके पक्ष में, तो गलती आपकी है। एक नेता को गाली पूरी जनता बक देती है, पूरी जनता नेता को गाली बक लेगी, ये विधायक खराब है, ऐसा है वैसा है। खराब आप है जिनने उनको वोट दिया था, वो गाली उस नेता को नहीं, उनको चुने हुए हर एक मतदाता को पड़ती है। इसलिए आप अपने आप का पक्ष सही कीजिए, निरपेक्ष होकर के वोट दीजिए। सभी के लिए वोटिंग अनिवार्य किए जाना समस्या है। अब सभी के लिए वोटिंग अगर अनिवार्य कर दें तो भी एक समस्या है। आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। चलिए, अन्य अनुपस्थिति के अन्य कार्य, अनुपस्थिति के अन्य कार्य सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राइट टू रिकॉल से सशक्त है? राष्ट्रपति, नागरिक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो कौन है जिसको राइट टू रिकॉल से सशक्त है, जिसको राइट टू रिकॉल की शक्ति प्राप्त है? तो आंसर स्पष्ट है, राइट टू रिकॉल की शक्ति नागरिक के पास है ना भैया। नागरिक है तो अपने राइट टू रिकॉल की शक्ति का प्रयोग करके पद से हटा देता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करते हैं हमारे संविधान। देखिए, इनकी अयोग्यता के बारे में जानकारी नहीं है, इनके प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है, पर इनकी सेवा शर्तें और इनका कार्यकाल निश्चित करता है। कौन? 6 और 65 वर्ष आप पढ़े थे कि नहीं? इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। यस, तो आंसर डी, संविधान।
आते हैं निर्वाचन में सुधार। 1996 से पूर्व एक रूप आप देखेंगे, 1996 के बाद आप एक रूप देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 1996 से पूर्व मतदान आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया जाना। ठीक है, हो गया ना। तो मतदान आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया जाना 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राज्यसभा व विधान परिषद में प्रस्तावकों की व्यवस्था 1989 में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपबंध किया जाना, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1998 में किया गया। तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1998 में किया गया। ठीक है, यस, राज्यसभा व विधान परिषद में प्रस्तावकों की व्यवस्था के लिए। चलिए, ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये सब क्वेश्चन अलग से बन के आता है, आप सोचते हैं कहाँ से आ गया, यही से आता है, सब संविधान के अंदर ही यही सब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किया गया। याद रखेंगे बातों को, इनका नाम लिख करके देता है कि सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था, किसके चुनाव में किया गया था? तो विधानसभा चुनाव में। किस राज्य के? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली आप बोलेंगे, वो केंद्र शासित प्रदेश है। दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा के आधार पर, और किस समिति की अनुशंसा के आधार पे ईवीएम का प्रयोग किया जाने लग गया? तो दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, 1989 में व्यवस्था की गई, यदि मतदान केंद्र पर कब्जा हो जाता है तो वहां का चुनाव रद्द हो जाएगा। सर कब्जा मतलब क्या है? कैसे कब्जा हो जा रहा है? अरे भैया, पहले गुंडा लोग जाके पूरा मतदान केंद्र पे कब्जा कर लेते थे, अपने साथ वोटिंग डाल देते थे। 1990 में वीपी सिंह सरकार के द्वारा तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। किनकी अध्यक्षता में? वीपी सिंह सरकार के द्वारा तत्कालीन विधि मंत्री, है ना, दिनेश गोस्वामी, जो कि दिनेश गोस्वामी है, इनकी ही अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1990 में दी। इस रिपोर्ट को 1996 में लागू किया गया। इसलिए बोले कि 1996 से पहले का अलग राजनीति और 96 के बाद एक अलग आपका आप सुधार देखें, इसीलिए क्योंकि इनका रिपोर्ट कब लागू हुआ? तो 1996 में दिनेश गोस्वामी जी का रिपोर्ट लागू हुआ, इसलिए इसके बाद रूप बदल गया। मुख्य अनुशंसाएं क्या क्या थी उस रिपोर्ट में? मुख्य रूप से क्या क्या बातें की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट में, जो 1996 में जो लागू हुआ, उसमें क्या क्या मुख्य बातें थी? आइए देखते हैं। कि जमानत की राशि में वृद्धि कीजिए, अर्थात जमानत की राशि कम है तो हर कोई व्यक्ति, मैं खड़ा हूं सरपंच, मैं बनूं विधायक, मैं बनूं सांसद, कोई भी आदमी जाके फॉर्म भर के खड़ा हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? निर्वाचन आयोग का टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए जमानत की राशि इतनी भी कम मत रख दीजिए कि कोई भी मुंह उठा के खड़ा हो जाए। इसलिए निर्वाचन में जमानत की राशि में वृद्धि करने के बाद कहा गया। फिर शराब बिक्री पर रोक चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पहले। तो चुनाव समाप्ति जब समाप्त होने वाला उससे 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर रोक लगा दीजिए, क्योंकि अधिकांश, ये भारत की समस्या पता थी इनको, दिनेश गोस्वामी जी को, कि अधिकांश लोग एक एक बोतल दारू, एक एक पौवा दारू में बिक जाते हैं। कोई सरपंच, सचिव, विधायक, संसद गांव में फ्री में दारू बंटवाया, बस उसको वोट मिल गया। दारू पिलाया, ऑटो गाड़ी में बैठा खुद ले गया, खुद वोटिंग करवा दिया। इसलिए 48 घंटे पहले ही शराब बिक्री पर रोक लगा दीजिए। हालांकि नेता लोग ज्यादा चतुर है यार, 48 घंटे पहले बोल रहे हैं, वो भैया 1-2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले दारू लेके भर दिया रहता अपने गोडाउन में बांटने के लिए। तो क्या है, और इस समय मिल जाता है ब्लैक में उनको, ऐसा कोई नहीं है। आइए आगे देखते हैं। उम्मीदवार को श्रेणी में बांटना, जैसे मान्यता प्राप्त दल या निर्दलीय। जो उम्मीदवार हैं उनको श्रेणी में बांटिए कि कौन कौन से आपके मान्यता प्राप्त दल हैं, जैसे कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आपका है, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों के, और कौन से निर्दलीय हैं, नए नए खड़े हो रहे हैं, बिना किसी दल के खड़े हो रहे हैं। प्रस्तावक की संख्या निश्चित की गई कि भाई प्रस्तावक फिक्स कीजिए कि विधायक पद के लिए इतने प्रस्तावक होंगे, सांसद पद के लिए इतने प्रस्तावक होंगे। तो प्रस्तावक की संख्या निश्चित की। प्रस्तावक कौन होते हैं? जैसे अगर मैं नेता बनना चाह रहा हूं तो मेरे समर्थन में 50 प्रस्तावक खड़े होंगे, तभी मैं ये फॉर्म भर सकता हूं। ठीक, तो भाई मेरे सपोर्ट में 50 लोग खड़े होंगे, वो 50 लोग लिखित रूप में अपना नाम साइन करके देंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि भैया जी खड़े हो, है ना, भैया जी खड़े हो और भैया जी बने एकदम पूरा मस्त मस्त मौला भैया जी। हाँ, तो 50 प्रस्तावक का अगर बात होता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इस प्रस्तावक की संख्या निश्चित की गई, है ना, कि भाई जिसके सपोर्ट में कम से कम 50 लोग खड़े होंगे, 20 लोग चाहे 10 लोग जो भी, तभी वो आदमी आके फॉर्म भर पाएगा। तो कि कोई भी टाइम पास करने आदमी आके फॉर्म ना भर दे, 2 प्रस्तावक हो गया, लेके आ गया, फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रस्तावक की संख्या निश्चित की गई। एमपी व एमएलए के चुनाव में 10 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि अभी भी देखिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता लिखा है, बहुत कम है, क्योंकि 10 लोग तो दोस्त यारों घर वाले मिल करके हो जाते हैं कि ले भैया तो भर दे फॉर्म,
तो मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवारों में नहीं, जो मान्यता प्राप्त दल का कोई प्रतिनिधि अगर खड़ा हो रहा है तो उसको प्रस्तावक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस का सीट किसी को मिल रहा है एमपी एमएलए का, इसका मतलब है उसको उतने बड़े दल ने अपना टिकट दिया, इसका मतलब पहले से ही उसके सपोर्ट में उतना बड़ा राष्ट्रीय दल है ना, राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल है, ये चीज। इसलिए जो मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार है उनको प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। निर्दलीय लोगों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है एमपी एमएलए के चुनाव में, बात ध्यान रखेंगे, इसलिए इनकी संख्या निश्चित की जाए, ये बात इन्होंने कहा। उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। अगर कोई उम्मीदवार मर जाता है तो चुनाव रद्द नहीं होगा। क्यों, कैसे सर? क्योंकि इसको इसलिए रखा गया, कई बार देखते थे 2 लोग खड़े हैं, हालांकि अभी भी होता है मरने पे, हालांकि 2 या 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, माने एक सीट है, उस एक सीट के लिए 5 लोग खड़े हैं, है ना, 5 लोग खड़े हैं, समझ में आ गया बात? तो कोई एक आदमी मर गया तो भाई 4 लोग तो सीट के लिए भी खड़े हैं, तो एक आदमी के बारे में चुनाव रद्द नहीं होगा। हाँ, चुनाव भी रद्द किस पे होगा? ये 5 लोग खड़े हैं, 4 लोग मर गए, एक ही आदमी बचा, इसका मतलब यही है जो मरवाया होगा चारों को, तब चुनाव रद्द आज भी होगा। मगर 5 में से कोई एक मर गया, 4 अभी भी उस सीट के लिए है, तो चुनाव रद्द नहीं होगा। 5 में से 2 मर गए, 3 अभी उसके लिए है, तो नहीं होगा। 5 में से 3 मर गए, 2 जने, तब भी रद्द नहीं होगा। इस तरीके से तो उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। मतदान के दिन सभी कर्मचारियों का सवैतनिक अवकाश होगा, अर्थात जो मतदान के दिन जो कर्मचारी वहां पे काम में लगे हैं उन कर्मचारियों को वेतन के साथ छुट्टी मिलेगा। सरकारी व निजी दोनों में ये काम लागू होता है, ठीक है। चलिए, सरकारी निजी दोनों लागू का मतलब क्या है कि जो भी कर्मचारी वोट देने आ रहे हैं उनको भी मतदान में दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश होगा। जैसे मान लीजिए कि आज रायगढ़ जिला में वोटिंग हो रहा है, तो रायगढ़ जिले में भले मैं निजी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, हम दोनों आज वोट देने जाएंगे तो भाई वोटिंग में तो लाइन लगाना पड़ता है, फिर वोट देना पड़ता है, पूरा दिन निकल जाता है। तो उस दिन जो भी मेरी कंपनी प्राइवेट वाली चाहे आपकी सरकार है, दोनों आपको पेमेंट भी देगी और उस दिन छुट्टी भी देगी। क्या भैया, आपके दिन, आज के दिन का आपको सैलरी दिया जाएगा, इस एक दिन का आप वोट दीजिए, ये वोटिंग को प्रोत्साहित करने का है, ताकि लोग छुट्टी मिल गया और वोट भी कर रहे हैं, उसका पैसा ही मिल रहा है उस दिन का, तो लोग वोटिंग जरूर देने जाएंगे, है ना। चलिए, इसलिए तो ये सब उनकी रिपोर्ट की बातें हैं, इसमें लागू कितना हुआ, क्या हुआ, बात अलग है। 1996 के बाद सुधार क्या क्या हुआ? 1999 में डाक मत का प्रयोग किया गया। तो पूछता है कब डाक मत का प्रयोग हुआ? तो 1999 में डाक मत का प्रयोग हुआ। डाक मत मतलब जैसे मान लीजिए कोई वोट आपका वोटिंग बूथ पे, पोलिंग बूथ पे वोट देने नहीं जा पा रहा है ना किसी वजह से, तो डाक मतलब डाक के थ्रू अपना वोटिंग भेज सकता है, उस बात को बोल रहे हैं। निर्वाचन कार्यों के कर्मचारियों को लगाया जाना जिसमें स्थानीय निकाय के कर्मचारी व राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी शामिल हैं, ठीक है। तो निर्वाचन कार्यों के कर्मचारियों को लगाया जाना जिसमें स्थानीय निकाय के कर्मचारी व राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी शामिल हैं, इन सबको ड्यूटी में लगा देना। 1998 से ये चीज चालू हुआ। 2003 से उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामले तथा संपत्ति का ब्यौरा आवश्यक किया गया। झूठा ब्यौरा देने पर 6 माह की जेल या जुर्माना जो निश्चित किया जाए, या दोनों। 1998 के बाद देखिए, 96 के बाद ये सारे नियम आने लग गए कि अब जो भी उम्मीदवार 2003 से उम्मीदवार जो भी अपने आपराधिक मामले उसके जो चल रहे हैं, जो उसका जो आज तक उसके ऊपर थाना में केस हुआ है, जो भी उसका पेशी चल रहा है, कोर्ट में कौन कौन केस चल रहा है, उन सभी आपराधिक मामलों का ब्यौरा ये देगा निर्वाचन आयोग को। फिर निर्वाचन आयोग देखिए कि भैया किस क्राइम के लिए इसको खड़ा हो सकता है, और छोटा मोटा क्राइम है उसके लिए इसको मतदान से हम नहीं हटा सकते, है ना। और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है कि हाँ भाई मेरे पास आज चुनाव में खड़ा होने से पहले मेरे पास टोटल 10 लाख की संपत्ति, 1 लाख की संपत्ति, 50,000 की संपत्ति, 1 करोड़ की संपत्ति, 10 करोड़ की संपत्ति है, चुनाव खड़े होने से पहले, है ना। आपको संपत्ति का ब्यौरा भी देना आवश्यक है। झूठा ब्यौरा अगर आप देते हैं, जैसे मान लीजिए आपका संपत्ति कितने का है, 1 करोड़ का, आप बोले 2 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दे दिए, क्यों? आप क्या सोचे कि यार 1 करोड़ मेरे पास आज है, नेता बनूंगा तो 1 करोड़ घूस खा के 1 करोड़ का संपत्ति तो बना ही लूंगा, तो 2 करोड़ का भी से ब्यौरा दे देता हूँ ताकि बाद में कल मेरे पास छापा मत पड़े, तब भी आप अंदर जांच होगा तो। या आपके पास अगर 1 करोड़ की संपत्ति और आपके ब्यौरा दिए हैं 30 लाख की संपत्ति का, मेरे पास केवल 30 लाख की संपत्ति है और जांच को निकला कि आपके पास अभी से 1 करोड़ की संपत्ति है, तो भैया तब भी आपको सजा हो जाएगा, ठीक। तो सबका ब्यौरा देना होता है, आपराधिक मामलों का और संपत्ति का ब्यौरा देना होता है 2003 से हर उम्मीदवार को, और झूठा ब्यौरा देने पर 6 माह की जेल हो जाएगी या जुर्माना हो जाएगा।
2003 में राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था होना। तो गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान लाया गया राज्यसभा चुनाव में। इसके लिए एक एजेंट मनोनीत होता है जिसके सदस्य अपने मतपत्र को दिखाते हैं। राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता 20,000 रुपए तक मान्य है, लेकिन 20,000 से अधिक के लिए उन्हें निर्वाचन आयोग को सूचित करना होगा। तो राजनीतिक दल की मान्यता 20,000 तक के लिए कोई दिक्कत नहीं, 20,000 आप खर्चा कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और उससे ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो भैया आपको निर्वाचन आयोग से सूचना लेनी होगा, उसको सूचना देना होगा निर्वाचन आयोग को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग हेतु निर्वाचन आयोग के द्वारा समय आवंटित किया जाएगा कि भाई कब तक आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, यूवी, रेडियो, वीडियो, ये सब का प्रयोग करके आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मगर किस समय सीमा तक वो निर्धारित किया जाएगा कि कब आचार संहिता लगने के बाद आपको बंद कर देना हो सब एडवर्टाइजमेंट, ये सब निर्वाचन आयोग वो टाइम आपको आवंटित करेगा, डिसाइड करेगा। तो ई मीडिया के प्रयोग हेतु निर्वाचन आयोग के द्वारा समय आवंटित किया जाएगा। इस समय का आवंटन पिछले चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर होगा। पिछले चुनाव आपका प्रदर्शन कैसे था उसके आधार पर होगा। चुनाव प्रांगण या चुनाव क्षेत्र में हथियार न लेकर जाना, कि चुनाव जहां हो रहा है वहां पर कोई व्यक्ति हथियार लेके नहीं पहुंचेगा। 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। उपचुनाव 6 माह के भीतर हो जाता चाहिए, और कोई उपचुनाव हो रहा है तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। और 2 या उससे अधिक चुनाव क्षेत्रों में 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। 2 से अधिक में नहीं लड़ सकते, ठीक, 2 तक में लड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो बताइए भैया। 61वां संविधान संशोधन 1989 ने 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आज का क्लास आपका होता है दोस्तों समाप्त, है ना। चलिए, तो आज का क्लास आपका यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज के क्लास में आपको बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला, और बहुत कुछ आपको जो डाउट्स थे वो सब क्लियर होंगे। एकदम प्रैक्टिकली जमीनी स्तर टाइप का आपको सब चीज़ समझाया गया है। इसको कितना भी घुमा के देगा आपसे गलती नहीं होगी। तो चलिए, यहीं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।